बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि मैं पहला पाठ शुरू करूंगा। पहले पाठ में वास्तविक संख्याएं, ये हमें पढ़ना है। तो आखिर में वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या तो किसी भी धनात्मक संख्या का जो वर्गमूल होगा वो वास्तविक संख्या होगी। अब ये संख्या, जैसे यहाँ 4 का वर्गमूल निकाला है, 5 का वर्गमूल निकालना, 1/5 का वर्गमूल निकालना, इसकी जगह पर ये आपकी दशमलव संख्या भी हो सकती थी या कोई अन्य धनात्मक संख्या। तो इन सभी का जो वर्गमूल होगा वो आपका वास्तविक संख्या होगी। और जितनी भी संख्याओं को हम पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। हम और कोई संख्या अभी पढ़ेंगे नहीं, जाके आगे कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो अब इसके अलावा अगर हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालें, जैसे करनी -4, -5, -1/5, या इसकी जगह दशमलव में कोई ऋणात्मक संख्या हो, तो ये वास्तविक संख्या नहीं होंगी, ये काल्पनिक संख्या होंगी, जिनको हम कक्षा 11-12 में। प्राकृतिक संख्याएं ये हम पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, ये अनंत तक जाती हैं। इसी तरह पूर्ण संख्याएं, इसमें शून्य और आ जाता है, और ये पूर्ण संख्याएं। अब इन संख्याओं में सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, जिनको इवन नंबर्स कहते हैं, वो संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ शून्य के लिए ये है कि शून्य एक सम संख्या है, विषम संख्या। तो इसे इस प्रकार बताएंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर शून्य -1 और 1 के बीच में होता है, और -1 और 1 ये विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं के बीच में संख्या रेखा पर हमेशा एक सम संख्या होती है, इसलिए शून्य एक सम संख्या है। विषम संख्या आप उदाहरण जानते हैं, 1, 3, 5, 7। अब जो हम आप पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गुणज या अपवर्त जिसको कहते हैं, या मल्टीपल्स इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होते हैं? तो 2 के गुणज अगर हम देखें, अपवर्त देखें, तो 2 का पहाड़ा आपको मालूम है, ये सारी संख्याएं होंगी। 2 के गुणज ये अनगिनत होते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह 3 के गुणज है, इसी तरह 4 के गुणज है। अब यहां पर हम देखें, 2, 3 और 4 इन संख्याओं के गुणज में कुछ कॉमन है। जैसे 12 यहाँ भी आता है 2 के गुणज में, 3 के गुणज में 12 आता है, इसी तरह 4 के गुणज में 12 आता है। तो 2, 3 और 4 के समावर्त्य ये 12, 24 और 36 आएंगे। तो इनमें से जो सबसे छोटा है वह है 12, और ये हम पढ़ते भी हैं। हम लघुत्तम समावर्त निकालना जब सीखे हैं निचली कक्षाओं में, तो हाँ हमने ये सीखा है, इसको एलसीएम कहते हैं। अब दूसरी चीज जो आती है वो है विभाजक, जिसको अपवर्तक या गुणनखंड या डिवाइजर या फैक्टर्स कहते हैं। अब 12 के विभाजक आप देखिए, ये लिमिटेड है, ये अनगिनत नहीं होते। आप देखिए कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह 30 के विभाजक, इसी तरह 45 के विभाजक। अब इन तीन संख्याओं में देखें, 12, 30 और 45 में देखें, तो कुछ ऐसे विभाजक हैं, जैसे 1 और 3 दोनों में उभयनिष्ठ, ये समावर्तक हो गए। समान अपवर्तक जो हो गए 1 और 3 है। तो इसमें से जो अधिकतम है, जो महत्तम है, वो है 3, और उसको हम ऐसा पहले पढ़ते भी आए हैं पिछली कक्षाओं में, उसको हम HCF या मासा महत्तम समावर्तक कहते थे। तो ये हम निकालना सीखे। अब इसके बाद आइए देखें कि हम
प्रथम दश संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के विभाजक लिखें तो एक का केवल एक है, दो का एक और दो है, तीन का एक और तीन है, चार का एक दो चार है। इसी तरीके से नीचे देखें। तो अब यहाँ पर ये है कि किसी भी संख्या के कितने विभाजक होते हैं, इस बात पर आधारित कई परिभाषाएं बनती है। सबसे पहले अभाज्य संख्या, तो वह संख्या जिसको प्राइम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं, वह संख्या जिसके केवल दो विभाजक या गुणनखंड हो। उदाहरण के लिए 7 का दो ही विभाजक है, 1 और 7। 5 के भी ऐसे आप देखेंगे, 5 के भी दो विभाजक हैं, 3 के भी दो विभाजक हैं और 2 के भी दो विभाजक हैं। तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो विभाजक हों, जिसके केवल दो विभाजक होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और दो से अधिक जिसके विभाजक हो, दो से अधिक विभाजक किसके हैं आइए देखें। तो दो से अधिक विभाजक हैं 4 के, 6 के, 4 के 3 है, 6 के 4 है, 8 के। तो दो से अधिक विभाजक होंगे तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर देखिए एक, तो एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक विभाजक जो कि खुद स्वयं है, वो एक का केवल एक विभाजक है। तो इसलिए ना ये तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आइए कोई भाज्य संख्या लेते हैं। उदाहरण के लिए 120। 120 एक आपकी भाज्य संख्या है। इसके सभी भाजक लिखते हैं। ये सारे भाजक मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये भाजक, इसमें से कुछ भाज्य हैं, कुछ अभाज्य हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजक को देखते हैं। 2, 3 और 5 है। अब संख्या 120 जो कि भाज्य संख्या है, इसको इस तरीके से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए गुणनखंड में 2 यह भाज्य संख्या है, लेकिन ये 60 भाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य और भाज्य संख्या, तो इस तरीके से अगर गुणनखंड करेंगे तो इसके कई तरीके होंगे। एक तरीका, दो तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, 7 तरीका। मतलब अगर एक हम अभाज्य रखें और दूसरा भाज्य रखें तो 120 को हम कई तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम 120 में जो विभाजक हैं वो केवल आप अभाज्य संख्या रखते हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है। तरीका है कि आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, इस तरीके से। हाँ, इसमें हो सकता है कि क्रम बदला हो। आप 2 की घात 3 गुणे 5 लिखें या 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 लिखें या क्रम बदल दें, तो क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पर आधारित हमारे इस पाठ में एक प्रमेय है जिसको कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। वो कहती है कि कोई भी संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे उदाहरण के लिए 120 है, तो इसको हम हमेशा एक भाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अगर लिखें, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में रखें तो एक अद्वितीय रूप होता है। कहने का मतलब 120 को अगर हम अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 इनके गुणनखंड के रूप में अगर लिखेंगे तो उसका केवल एक ही तरीका है, ये तरीका, इस तरीके से आप लिखेंगे, और कोई तरीका नहीं है। मतलब हम 120 को ये नहीं लिख सकते हैं कि 120 बराबर कोई दूसरी अभाज्य संख्या लिखते हैं 11 गुणे 17 गुणे 23, ऐसा नहीं। 120 को हम हमेशा 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 ऐसा ही लिख पाएंगे। एक इकलौता तरीका है। हाँ, हो सकता है कि इनके क्रम बदले। धन्यवाद।